हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। और गाइस, मैंने सुबह ही लव स्टोरी टेलर चैनल पे आपकी 3 शंगवन अपडेट कर दी हैं। जिन्होंने वो नहीं सुनी है वो उसे जाके सुन सकते हैं। और मैंने पार्ट 19, 20, 21 तीनों शेयर किए हैं। पहले 19 सुनिएगा और देन सो ऑन आप बाकी के पार्ट सुन सकते हैं। आज चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते थे, लवांग जी 7 साल से विंग का इंतज़ार कर रहा था। उसे नहीं पता धरती ये पूरी की पूरी उसे निगल गई या ये अंबर उसे कहीं अपने अंदर समा गया। आखिर क्या हुआ है विंग के साथ, उसे उसका कहीं ट्रेस भी नहीं पता चलता। उसे ये भी नहीं पता कि विंग आखिर गया कहाँ। उसने न जाने क्या क्या नहीं किया विंग को पाने के लिए। अब उसकी सिर्फ मुस्कुराहट और जीने की एक ही वजह थी, विंग को ढूंढना और दूसरा जिंगी को प्यार करना। वो जिंगी से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि विंग अगर उसके साथ होता तो जिंगी का एक बड़ा भाई या बहन उन दोनों के बीच हो चुके होते और जिंगी को अपना एल्डर ब्रदर या सिस्टर में से कोई ना कोई मिल चुका होता। यहाँ पर बहुत प्यार से वो जिंगी को अक्सर अपनी गोद में बैठाता था। इवन कभी कभी शिजन और उसकी वाइफ, जी हाँ, उसकी वाइफ का नाम मैं बाद में रिवील करूँगी, उसकी वाइफ कभी कभी एक साथ टाइम बिताना चाहते थे तो लवांग जी जिंगी को अपने पास ले आया करता था। लवांग जी जिंगी से बहुत अटैच था क्योंकि उसे लगता था कि अगर विंग यहाँ पर होता तो अभी तक जिंगी का बड़ा भाई बहन यहाँ आ चुके होते और यहाँ पर जिंगी को वो भी इतना ही प्यार देते जितना लवांग जी देता था। लवांग जी जो कि अपनी पूरी कोशिश करता है विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि विंग कहाँ चला गया। यहाँ पर सीन पलटता है। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी जगह होती है जहाँ पर लावा ही लावा होता है। पूरा सूरज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया करता था, सिर्फ अंधेरा रहता था चारों ओर। सिर्फ कुछ चमकते पत्थर यहाँ रोशनी कर सकते थे। ये जगह अंधेरों से भरी हुई थी और यहाँ पर सारे हुडी पहन के घूमते थे, जिस हुडी में उनके चेहरे पे काले नकाब होते थे और पूरा चेहरा हुडी से ढका हुआ होता था। यहाँ पर एक आदमी नहा रहा होता है जो कि यहाँ पर पानी और खून की नदी से नहा रहा था। ये जो खून था ना, ये किसी और चीज़ का नहीं बल्कि एक ही नहीं बल्कि ना जाने कितने यूनिकॉर्न को मारकर इसका शुद्धिकरण किया जा रहा था। यह आदमी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस पानी में नहा रहा होता है। पानी भी क्या कहें, पानी जिसमें खून मिला हुआ है, यूनिकॉर्न का पूरा टब भरा हुआ था। और ये इसकी जितनी भी बॉडी थी उसे और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। इस इंसान की आंखें बिल्कुल लाल होती हैं और ये देखने से किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रहा था। इसके लंबे बहुत प्यारे सिल्की सॉफ्ट बाल थे और जब ये पीछे मुड़ता है तो यहाँ पर एक नौकर आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आपको डीमन बुला रहे हैं। यहाँ पर वो इंसान कहता है, अभी आ जाऊँगा, मैं स्नान ले रहा हूँ। और वैसे भी मुझे ये बताओ कि आयोन कहाँ है। वो आदमी कहता है, आयोन डीमन के साथ खेल रहा है, वो आपको याद कर रहा था। वो कह रहा था कि उसके गगा कहाँ गए। यहाँ पर ये इंसान मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, आयोन को कहना मैं जल्दी बाहर आ जाऊँगा। अभी कुछ देर तक मुझे महामंत्री ने इसमें सोख करने के लिए कहा है। मैं अपनी बॉडी को इस पानी और इस खून में बहुत अच्छे से डुबाना चाहता हूँ। ये मेरी शक्तियों को और बढ़ा देगा, मेरे लाइफ स्पैन को भी बढ़ा देगा और फिर मैं उन मनुष्यों का बहुत अच्छे से खात्मा कर दूँगा। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो कहता है, बिल्कुल, लेकिन डीमन को ज़्यादा देर इंतज़ार करने की आदत नहीं है। आप जानते हैं कि उन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मुस्कुराते हुए ये इंसान कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क का इंतज़ार तो ना जाने कितने लोग करते हैं, डीमन को भी थोड़ा सब्र तो करना ही चाहिए ना। वो इंसान कहता है, योर मैजेस्टी, आप हीलिंग पैट्रियार्क हैं, लेकिन आप याद रखिए वो सैटर्न है और सैटर्न कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करते। मुस्कुराकर यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, उनसे कहिएगा मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर इस स्नान को लेकर बाहर निकलते हुए विभूषण
दूसरे पानी में जाता है, साफ़ पानी से खुद की बॉडी को बहुत अच्छे से रब करके धोता है, नहाता है, उसमें से अपने बालों को धोता है और उसके बाद वो काले रोब्स को पहन लेता है। पहले वो हल्की ट्रांसपेरेंट सी परत को पहनता है और उसके बाद मोटे मोटे काले रोब को पहनता है। धीरे से फिर वो अपने चेहरे को भी कवर करता है और एक हुड में वो अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपा लेता है। वो हुड इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर किसी को भी उसकी शक्ल नहीं दिखाई देगी, चेहरा छुपा हुआ। बस एक निशानी थी कि उसके जो रोब्स थे उन पे सिल्वर कलर और लाल कलर गुथा हुआ था। वो आराम से अपना क्लॉक पहन के बाहर आता है। ये निशानी उसके स्पेशल क्लॉक की थी, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि हीलिंग पैट्रियार्क आ रहे हैं। हीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुन के बहुत लोग उससे बहुत अटैच थे, डरते भी थे और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता था। सैटर्न खुद उसे अपना बेटा कहता था। सैटर्न के लिए वो उसकी औलाद थी, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर मानी हुई हो। यहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क को सैटर्न का बेटा माना जाता था। हीलिंग पैट्रियार्क जब यहाँ धीरे धीरे चल के आ रहे थे, ना जाने कितने सारे सर्वेंट्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ बीच रास्ते में एक छोटा सा बच्चा दिखता है। वो बच्चा जिसका मुंह बहुत अजीब था, नीले रंग का, और उसका अपीयरेंस, उसकी आंखें हरे और लाल रंग की थी। जब उसे गुस्सा आता था तो उसकी आंखें लाल हो जाती थी और वैसे उसकी आंखें हरे रंग की थी। आयुएन नाम था उसका, वेन आयुएन कहा जाए तो वेन युआन नाम था। विंग उसे अपने छोटे से क्यूट से किसी दोस्त जैसा वो रिजेंबल होता था। उसे वो छोटा खरगोश ही लगता था। वो आयुएन को जब भी देखता था उसे ऐसा लगता था जैसे कोई दूर दरार प्राणी है जिसकी झलक उसे उसमें दिखती है, पर वो कौन है उसे नहीं याद। विंग को हीलिंग पैट्रियार्क को कुछ भी नहीं याद कि आखिर उसकी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी। बस उसे इतना याद है कि वो सैटर्न का बेटा है। सैटर्न जिसकी 3 आँखें हैं, वो 3 आँखें जिनसे वो ना जाने कितनी कितनी भविष्यवाणी भी कर सकता है। वो विंग को यहाँ पर अपना बेटा मानता था और विंग उसे अपना फादर। वो सैटर्न के पास आता है। सैटर्न यहाँ पर विंग से कहते हैं, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई। विंग बताता है कि वो सैटर्न द्वारा भेजे गए यूनिकॉर्न के खून में खुद को नहला रहा था और वो खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, जैसा कि उसे महामंत्री ने कहा। ये बात सुनकर सैटर्न मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर पीछे से वेन युआन भी निकलता है और वो कहता है, सैटर्न गगा, मुझे वी गगा के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। सैटर्न उस ब्रैड की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तुम हमेशा हीलिंग पैट्रियार्क के साथ क्यों रहते हो। वो कहता है, क्योंकि मुझे वी गगा पसंद है। जोर से चिल्लाते हुए सैटर्न कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे वी गगा कहने की, तुम्हें उसे हीलिंग पैट्रियार्क करना चाहिए। यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे हीलिंग पैट्रियार्क ना कहकर वी गगा भी कहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मैंने ही आयुएन को कहा है कि वो मुझे वी गगा कहे। यहाँ पर गुस्से में तिलमिलाता हुआ सैटर्न कहता है, इम्पॉसिबल, तुम्हारा नाम इस तरह से ये लेगा तो न जाने कितने लोग तुम्हें वे कह के बुलाएंगे और मुझे इस नाम से नफरत है। मैं चाहता हूँ तुम्हें हीलिंग पैट्रियार्क के नाम से जाना जाए और आज के बाद अगर इस ब्रैड ने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा या तुम्हें हीलिंग पैट्रियार्क गगा ना कहकर वी गगा कहा तो याद रखना, इसे कोड़े लगेंगे। इसे 25 कोड़े मारे जाएं और कोड़े नॉर्मल कोड़े नहीं, वो जिनमें कांटे लगे हुए हैं, उस चाबुक से इसे मारा जाए, इसकी पूरी स्किन को उधेड़ दिया जाए अगर इसने तुम्हें वी गगा तुम्हारा कहा तो। यहाँ पर विंग थोड़ा डर जाता है और कहता है, फादर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। यहाँ पर गुस्से में तिलमिलाता हुआ वो कहता है, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। आयुएन, तुम हीलिंग पैट्रियार्क के पास अगले 1 हफ्ते तक नहीं जा सकते। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने रूल तोड़ा है, तुमने उसका नाम लिया है, उसका रियल नेम यहाँ पर लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं। यहाँ पर वेन युआन थोड़ा रोने को हो जाता है। उसका दिल बहुत कमज़ोर था। वो अपने वी गगा से दूर नहीं रह सकता था। उसे वी गगा का बचपन से ही वार्म बहुत पसंद था। उसके माँ बाप नहीं हैं। वो वी गगा को बहुत प्यार करता है और जब भी उसे वी गगा से दूर किया जाता था
तो वो खाना पीना छोड़ देता था। लास्ट टाइम विंग को याद है जब आयन ने स्टबनली उसके चक्कर में खाना पीना नहीं खाया था, उसे कितना बुखार हो गया था। पूरी रात वो तड़पता रहा था और विंग ने अपने फादर के आगे घुटने जोड़ के फिर से घुटनों के बल बैठ के इस बच्चे के लिए दुहाई मांगी थी। और फिर इसके इस पत्थर दिल फादर ने उसे बड़ी मुश्किलों से आयन का ख्याल रखने के लिए बोल दिया था। आयन विंग के बिना बिल्कुल नहीं रहता था। वो उसे बहुत पसंद करता था। उसके लिए उसके ये जो वी का कहना है ये सबसे ऊपर है, सबसे प्रिय है, उसके लिए सब कुछ है। विंग के लिए यिलिंग पैट्रियार्क नाम जो किसी से अटैच नहीं, यहाँ पर विंग अपने फादर से भी अटैच नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ एक इस मासूम से बच्चे में किसी की याद सताती है। शायद कोई धुंधली सी परछाई जो कि इसी की उम्र का था। और उसकी एक अलग सी मुस्कान विंग को एक छोटा सा बच्चा सफ़ेद कपड़ों में अक्सर याद आता है, जो कि सफ़ेद प्योर जेड कपड़े पहनता था। विंग को नहीं पता वो कौन है। उसकी धुंधली यादों में ऐसी चीज़ें क्यों दिखती हैं, क्योंकि उसने कभी भी इस दुनिया में इस पाताल लोक में कभी किसी को ऐसे नहीं देखा। यहाँ अंधेरा रहता है, सफ़ेद कपड़ा तो कोई पहनता ही नहीं, यहाँ सब काले कपड़े पहनते हैं या फिर गाढ़े लाल रंग के कपड़े। लेकिन उसे पता नहीं क्यों वो सफ़ेद कपड़ों वाला वो अजीब सा इंसान, बच्चा कहें, कुछ भी कहें, वो याद आता है। उसे अपनी ख्वाबों में एक अलग सी सफ़ेद रंग की तलवार याद आती है। उसे याद आता है लोगों का मुस्कुराना, उसके पास चहचहाना। अक्सर विंग ये सपने देखकर उड़ जाया करता था, पर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता था। यहाँ पर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल चुका था। उसे इतना पता था कि जो मनुष्य है ना, वो इन दानवों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, इसलिए उसे एक दिन उन मनुष्यों से नफ़रत करनी है और उनसे बदला लेना है। उन्होंने इन्हें यहाँ पाताल लोक में सड़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ ना धूप की किरण आती है, न जाने कितनी बीमारियाँ यहाँ पनपती है। काला जादू, सिर्फ काला जादू इन्हें बचा के रखता है। ये भी वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं, सूरज की रोशनी देखना चाहते हैं। ना जाने कितने लोग यहाँ पर बिना सूरज देखे मर गए हैं, तम पिशाच बन गए हैं। एक पूरा कल्ट इस जगह को फॉलो करता है, वो रूढ़िवादी सोच को प्रमोट करता है। वो लोग इंसानों से नफ़रत करते हैं, वो इंसान जो सेल्फिश हैं, जो डीमन को अपने साथ नहीं देख सकते। उन्होंने एक टाइम पे विंग को पता चलता है कि इसके पूर्वजों को मार मार कर ना जाने कत्लेआम करके मनुष्यों ने, कल्टीवेटर्स ने और लोगों ने यहाँ पर जो मैजिकल वर्ल्ड के शासक थे, उन्होंने इन्हें यहाँ भेज दिया था। इन्हें बहुत मारा था, इनका खून खराबा किया था और ना जाने कितनी औरतें बेवा हो गई थी, कितने बच्चों के सिर से बाप और माँ के साए चले गए और ना जाने कितनी की औलादें उन्हें उनके सामने मार दिया गया। विंग जब सुनता था कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है, तो वो अपने फादर से पूछता था कि फादर, मुझे जन्म देने वाली माँ कहाँ है। तो यहाँ पर उसके फादर बताते थे कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसे उन मनुष्यों ने मार दिया है। माँ वर्ड इतना इमोशनल होता है कि यिलिंग पैट्रियार्क भी अपनी माँ को शायद उसे याद भी नहीं कौन थी कौन नहीं थी, पर जब उसे ये पता चलता था कि उसकी माँ को इंसानी वर्ल्ड के लोगों ने मारा है, उन्हें मन करता था कि सारे इमॉर्टल को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें ज़िंदा जला दिया जाए। जितनी नफ़रत वो कर सकता था उतनी ही वो ह्यूमन से नफ़रत करता था। उसको बताया गया था कि उसको बचाने कोई भी नहीं आया जब उसकी माँ मर रही थी। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि यिलिंग पैट्रियार्क को इतना ज़्यादा शक्तिवान बनाया जाए कि वो इंसानी ताकतों से लड़े, उनका कत्लेआम कर दे, जैसे कि इंसानों ने डीमन वर्ल्ड का किया। यहाँ पर विंग की आंखों पे बहुत सारी पट्टियाँ पढ़ाई गई थी। उसकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था। वो याद करना भी चाहे तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालता था। उसे एक चीज़ पता थी कि डीमन उसका फादर है और उसकी माँ को इंसानों ने मारा है। उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। सालों तक 7 साल से उसे इतना पता है कि पिछले 5 साल से वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है।
जहाँ पर वो इंसानों के खिलाफ ना जाने कितनी बड़ी सीना खड़ी करने में कामयाब हुआ है। उसे इतना बताया गया था कि एक बार बड़ी पहाड़ी से गिरने से एक कल्टीवेटर गलती से यहाँ घुस आया, जिसने विंग पे हमला किया क्योंकि वो हीलिंग पेट्रियार्क था, और एक बड़ी पहाड़ी से गिरने से उसकी याददाश्त मिट गई है। यहाँ पर बहुत गुस्सा आता था विंग को कि 5 साल पहले का उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। विंग की इतने अच्छे से ब्रेन वॉश करके उसकी पूरी याददाश्त को मिटाया गया था कि वो चाहकर भी अपनी याददाश्त को याद नहीं कर पा रहा था। उसके जहन में कुछ ब्लर, कुछ धुंधली यादें थी, पर वो कौन है उसे नहीं पता। ऐसे ऐसे नाम भी उसने नहीं सुने। बस उसे एक चीज़ वार्म देती थी, वो था उसका बदला। और दूसरा, वेन युआन की स्माइल। वेन युआन एक अनाथ बच्चा। यहाँ पर सैटर्न ने बताया कि उसके माँ बाप को ह्यूमंस ने मार डाला था, बहुत बुरी तरह से उसके माँ को मारा था, उसके पिता को भी जिंदा जला दिया गया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद विंग की जो हमदर्दी थी वो वेन युआन के लिए बहुत ज़्यादा थी। उसको चोट लगती तो यहाँ पर दर्द विंग को होता था और विंग लिटरली रोने लग जाता था। पर यहाँ पर सैटर्न ने, जब विंग ने पहली बार युआन को दर्द होने पर आंसू निकाले तो सैटर्न ने उसे बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी। उसे वेन युआन से दूर किया गया, और जब वो नहीं दूर होना चाहता था तो उस पर भी कोड़े बरसाए गए थे। बिना मर्जी के उसे मारा गया था। यहाँ पर विंग जानता है कि इस वर्ल्ड में हीलिंग पेट्रियार्क को किसी के लिए रोने का कोई हक नहीं। उसे बस अपना बदला लेना है, उन जालिमों को मारना है जिसने यहाँ पर कत्लो गैरत मचाई है, लोगों को मारा है। यहाँ पर विंग पहले बहुत इमोशनल फील करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका अपने इमोशंस पे बहुत तगड़ा काबू आ गया था। वो चाहकर भी नहीं रो सकता था। एक बार तो उसे टेस्ट करने के लिए उसकी उंगली के नाखून को खींच खींच के निकाला गया। उसको इतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए कहा गया क्योंकि सैटर्न ने उसे कहा कि याद रखना, अगर तुम किसी ह्यूमन के हाथ चले गए तो वो तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा। एक बार तो विंग जब युआन से मिलने की बात कर रहा था तब विंग पे बिल्कुल बिना मर्जी दिखाते हुए उसकी जो कलाई थी उसे इतनी बुरी तरह से मोड़ा गया कि उसमें फ्रैक्चर ही आ गया था। विंग अब धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करने लगा था। उसे इतने बुरे तरीके से, पहले उसे इस तरह के खूनी बात में, यानी कि खूनी स्नान करने में बहुत घिन आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई। उसे हर चीज़ अब मजबूत बनाती जा रही थी। उसे ये चीज़ें पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब उसका जुनून बन गया था। उसके फादर सैटर्न का जो सपना है, इस 3 आँख वाले दानव का जो सपना है, वो विंग को पूरा करना है। देखते हैं गाइस, विंग को कभी कुछ याद आएगा या नहीं आएगा। विंग की किस्मत उसे कहाँ लेके जाएगी। क्या वो लंचा को नफ़रत भरी निगाहों से देखेगा, या अगर वो लंचा को देखेगा तो उसे याद आएगा कि उसकी शादी हुई थी, उसका एक पति, एक हंसता खेलता पूरा खानदान था। क्या विंग सब कुछ भूल जाएगा। विंग को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि क्या वो ह्यूमन जैसी फीलिंग्स अपने मन में ला पाएगा, या वो वांग जी या बाकी सबको देख के कोल्ड फेस हो जाएगा। क्या होगा, देखते हैं आगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।